राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है क्योंकि महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार जिस तेजी से कदम बढ़ा रही है उसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में करोड़ों रुपए का बजट पेश किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर खर्च में भारी वृद्धि और प्रमुख क्षेत्रों में रिकॉर्ड आवंटन शामिल है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और एलपीजी आपूर्ति को लेकर लगातार बनी चिंताओं के बीच भारत भर की तेल विपणन कंपनियां खाना पकाने की गैस की अधिक संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कम वजन वाले सिलेंडरों के वितरण पर विचार कर रही हैं। द्रविड़ मुनेत्रम कज़गम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को नई दिशा प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी परमानेंट कमीशन की पूर्ण हकदार है। शिवसेना नेता संजय राउत ने 24 मार्च को पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नियंत्रण खो चुके हैं और निराश प्रतीत हो रहे थे। पार्टी ने घोषणा की कि नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। चुनाव का औपचारिक प्रमाण पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अनिल प्रसाद हेगड़े राज्यसभा द्वारा जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सरकार के बजट पेश होने से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली विधानसभा और उसके स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से राजधानी में सनसनी फैल गई। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी संदेश के साथ गलती से भारतीय जनता पार्टी की मुहर लगा दस्तावेज अन्य राजनीतिक दलों को बांट दिया गया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को गहरा कर दिया है और भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। व्यापार मार्ग प्रभावित होने से पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों और भारतीय क्रू की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। उन्होंने बताया कि भारत सभी संबंधित देशों के संपर्क में है और कूटनीति के जरिए शांति बहाली तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में
आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह उनकी सरकार का दूसरा बजट है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली ने अपनी सृजनशीलता और मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से तेज विकास किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी और कुछ नीतिगत कारणों से हाल के वर्षों में विकास दर प्रभावित हुई, जिससे स्टार्टअप और उद्यमी भी दिल्ली से दूर हुए। उन्होंने कहा कि 2024-25 में दिल्ली का जीएसडीपी 8.9% की वृद्धि के साथ 12.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और 2025-26 में इसके 9.4% की दर से बढ़कर 13.27 लाख करोड़ होने का अनुमान है। आज इस सदन के समक्ष बहुत ही विनम्रता के साथ और कर्तव्य की गहरी भावना के साथ वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए खड़ी हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारा ये शहर दिल्ली, इसकी एक अलग पहचान है। जैसे हर राज्य की एक अपनी पहचान होती है, दिल्ली की एक अपनी पहचान है
और वो है इसकी सृजन शक्ति, कि कैसे बार बार गिर के इस शहर ने उठना सीखा, कैसे निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए ये शहर आगे बढ़ा। कल हमने सदन पटल पे इकोनॉमिक सर्वे रखा था और इकोनॉमिक सर्वे यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है, परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और फ्री बीज जैसी संस्कृतियां, जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही, उसके कारण से वर्ष 2021-22, 23-24 और 24-25 में विकास दर प्रभावित रही। इस बीच बहुत सारे दिल्ली के उद्यमी, स्टार्टअप से जुड़े लोग, हाई स्किल मैन पावर दिल्ली से दूर हुई और इसी कारण से 2018 से लेकर 2024 के बीच अपने राजस्व में गिरावट भी आई। प्रति व्यक्ति आय इन वर्षों में जिनका जिक्र मैंने किया, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्थिर रही लगभग, और दिल्ली का जीएसडीपी 2024-25 में 8.9% की वृद्धि के साथ 12.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 25-26 में यह 9.4 की दर से बढ़ करके 13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। ये हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। आज दिल्ली राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे स्थान पे है। पिछले वर्ष मैंने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए, आप सबको ध्यान है, हमने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। और इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से होगा, 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगा, 3,931 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा। और हम इस वर्ष 16,700 करोड़ रुपए बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर, और 2,570 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा। और शासकीय योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए हमें केंद्र से मिलने की आशा है और बाकी की शेष राशि ओपनिंग बैलेंस और अन्य कैपिटल रेवेन्यू से आएगी। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पेट्रोलियम, जलमार्ग और सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश के सभी तेल शोधन संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जबकि घरेलू एलपीजी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और देश भर में 1 लाख से अधिक खुदरा केंद्र संचालित हैं। अधिकारियों ने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की, आप खुद सुनें। All the refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories. We have sufficient stock of petrol and diesel.
Refineries, the domestic production of LPG has been stepped up in the refineries. We have more than 1 lakh retail outlets, and there is normal operation on all the retail outlets. Yesterday, some cases of rumor mongering came to our notice, and in certain areas, the panic buying with respect to petrol and diesel was observed, and subsequently the clarifications were issued by the oil marketing companies and the government, state government officials also. In this regard, मेरा देशवासियों से निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। Natural gas, Government of India has been promoting the expansion of the PNG connections in the country, and in this regard, lot of steps have been taken and have been informed to all of you. In this, in the same continuation, yesterday PNGRB has issued an order and has directed all the CGD entities to provide PNG connections to residential schools, colleges, hostels, community kitchens, Anganwadi kitchens, etc. within 5 days, wherever pipeline infrastructure is available in near vicinity. पहले भी आप लोगों को अवगत कराया गया है कि लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर पीएनजी कनेक्शन त्वरित दिया जा सकता है, और इन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की गई, अपील भी की गई कि वो जल्दी से पीएनजी कनेक्शन लें। और इसी कल की एक दिन में लगभग 7,500 डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शंस ऐसे लोगों को दिए गए हैं in the top 110 geographical areas. LPG, the supply of LPG is affected due to prevailing geopolitical situation, but lot of cargoes have been lined up, and no dry out has been reported at the LPG distributorships also. Although yesterday also we observed some panic booking, but the deliveries were normal. कमर्शियल एलपीजी के अंदर 21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है, 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया। और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, food processing industry, dairy, subsidized canteen or outlets run by the state government or local bodies for food, community kitchens और migrant labor को प्रायोरिटी देने की बात की गई। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट कनेक्शन ले चुके हैं, और पिछले कुछ महीनों में लगभग 73,000 माइग्रेंट कनेक्शंस को दिए गए हैं। और yesterday also more than 20,000 5 kg cylinders have been given. ये सभी कमर्शियल सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि कमर्शियल एलपीजी को सभी संबंधित लोगों को एज पर द प्रायोरिटी दिया जा सके। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान कैमूर जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और लगातार विकास के कार्य किए गए। उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश में भय का माहौल समाप्त हुआ है और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। साथ ही वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 हो गई है और कई निर्माणाधीन हैं। साथ ही विकास का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम में आप सब अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। अब आपको कुछ बातें हमको बतानी है, तो एक बात तो जान लीजिए, याद होगा ही कि आखिरकार तो सबको मामले में हम लोग जानते हैं कि सब जानते हैं 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। अब आप समझ लीजिए तब से काम जारी है। तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में हम लोग लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या, इससे पहले बहुत बुरा हाल था। देख लीजिए, जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो यही पहले का हाल था और जो गड़बड़ किया और उसी के बाद से हम लोगों की सरकार बनी, तो सबके लिए आगे बढ़ाने का और एक एक काम हम लोगों ने किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। सबसे पहले शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब तरह का काम कराएं। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों ने तो शुरू किया बाद में, लेकिन पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र अब था 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। अब भला देख करके इतना खराब लगता था कि भाई 1-2 मरीज आता है, लोग पहले से कोई काम ठीक पहले वाला नहीं कर रहा। तो इसी के लिए हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो ये सब काम किया। और उसके अलावे और भी देखा गया कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये जो दूसरी सरकार आई थी तो ये तो कुछ नहीं किया था, पहले से था। तो हम लोगों को लगा कि भाई इसकी संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने तो कर दिया, तुरंत में ही 12 हो गया है और अब और बढ़वा रहे हैं। अब 5 मेडिकल कॉलेज ये अब उसके लिए भी किया, वो तुरंत हो जाएगा। और बाकी शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण में शीघ्र पूरा किया जाएगा। सबके लिए हम लोग कर रहे हैं। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने कराया। तो उसी के लिए राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें से भी हो गया है। इससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले जगह से पटना पहुंचना संभव हुआ। ये सब काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे।
तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं लगेगा। पंजाब के रूपनगर में स्वदेशी मेला और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले में उमड़ा जनसैलाब देश के वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने भारत माता के वीर सपूतों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे और बेरोजगारी के खिलाफ जागरूक होकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल एक विचार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है, जो युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा देता है। साथियों, आज इस स्वदेशी मेले दे विच उमड़ा ये जन सैलाब उन महान बलिदानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी शहादत ने पूरे देश को संदेश देता है। किसी ने ठीक ही लिखा है कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज करा आएगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज कराएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब बन जाएगा। साथियों, मैं आज इस मंच से भारत माता के उन अमर सपूतों शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, उन अमर शहीदों ने भारत को आजाद और आत्मनिर्भर बनाने के सपने संजोए थे। साथियों, उन्हीं के सपनों के अनुरूप आज नंगल की इस वीर और पावन धरा पर स्वदेशी मेले का ये भव्य आयोजन यहां हो रहा है। साथियों, आज की क्रांति हमें अपने संकल्प से नशे के विरुद्ध है। साथियों, आज की क्रांति बेरोजगारी के विरुद्ध है, सब रोजगार की है। साथियों, और आज की क्रांति विदेशी वस्तुओं के मोह को त्याग कर स्वदेशी अपनाने की है। साथियों, स्वदेशी का यह मंत्र आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का मंत्र भी है। हम इसे अपनाएंगे तो विदेश जाने की आंधी दौड़ में शामिल नहीं होना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि स्वदेशी एक शब्द नहीं है, यह आर्थिक दर्शन भी है। जब आप यहाँ इस मेले में किसी स्थानीय कारीगर के द्वारा बनाई गई वस्तु खरीदते हैं तो आप केवल सम्मान नहीं खरीदते हैं, बल्कि आप उस गरीब के परिवार के चूल्हे को जलाने में भी आप मदद करते हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक सभी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का नारा तभी सार्थक होगा जब हम अपनी मिट्टी की सुगंध वाली चीजों पर गर्व करना सीखेंगे। साथियों, स्वदेशी अपनाने का अर्थ अपने देश की पूंजी को अपने देश में ही रखना, ये इसका बड़ा महत्व है। साथियों, हम इस मेले के माध्यम से यह संदेश घर घर तक हम पहुंचाना है कि स्वदेशी ही श्रेष्ठ है। हमारे इस स्वदेशी जागरण मंच के उनकी पूरी टीम को आज इतना भव्य और दिव्य जो ये स्वदेशी मेले का आयोजन यहाँ पर किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।